हेलो एवरीवन, मैं वंदना गर्ग स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी चल रही है और बहुत बड़ी वैकेंसी ये आएगी। तो इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं PYQ 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है, उसके PYQ की बात कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी प्रिपरेशन से पहले आपको PYQ देखना ज़रूरी है कि ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितना ईजी क्वेश्चंस आते हैं यदि आपने एक बार पूरे 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 सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ हो। और दूसरी बात कि आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आरपीएससी यूजीसी नेट की तरह क्वेश्चंस नहीं पूछती। क्लियर, वो बहुत आराम से नॉर्मल क्वेश्चन से वो पूछती है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आप लगा दोगे उसी में भी मैं भी ये मान सकता हूँ कि पेपर भी क्लियर होने के चांस पूरे ही रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम करते हैं आज के क्वेश्चंस। एक ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय हो कहलाता है। एक ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय हो कहलाता है, वो कहलाता है अनुबंध। क्या कहलाता है? वो अनुबंध, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विपणन का कार्य नहीं है? कौन सा विपणन का कार्य नहीं है? माल का क्रय एवं उत्पादन, बाजार सूचनाओं का संग्रहण करना, विश्लेषण करना, विपणन का नियोजन करना या उत्पाद की रूपरेखा एवं विकास। तो ये तो कोई भी आप कॉमन सेंस भी यहाँ पे यूज हो सकता है कि विपणन मार्केटिंग का कार्य कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है बेटा? माल का क्रय और उत्पादन, बाजार सूचनाओं का संग्रहण करना, विश्लेषण करना, विपणन का नियोजन करना और उत्पाद की रूपरेखा विकास करना, ये सब तो विपणन के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन, किस धारा के अंतर्गत कंपनी सचिव के कार्यों का विवरण है? किस धारा के अंतर्गत? तो धारा कौन सी है? धारा 205। धारा ऑडिटिंग में भी आपको धारा याद करनी है और वो मैं करवा भी दूंगी, एक स्पेशल पेज पे दूंगी क्योंकि उसके क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। और यहाँ कंपनी सचिव के भी मैं धाराओं को जरूर आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी पुस्तक हेनरी फ्योल द्वारा सन 1916 में फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक सन 1916 में फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई थी? तो कौन सी पुस्तक है? एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री एट जर्नली। तो एक बात आपको ध्यान से समझनी चाहिए कि पुस्तक से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है इनका। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को तो बहुत ही ज़्यादा आपको याद करने पड़ेंगे, तो ये बात क्लियर होती है, ठीक है। अगला देखिए, विपणन अनुसंधान के लक्षण हैं। विपणन अनुसंधान के लक्षण है सघन अध्ययन, वैज्ञानिक पद्धति, निर्णय साधन, उपयुक्त सभी। तो आंसर है इसका उपयुक्त सभी। विपणन में क्रय और विक्रय दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती। यह किसने कहा? परिभाषाओं से तो भैया इनको तो बहुत ही प्यार है, वो तो एक क्वेश्चन तो दे नहीं है, एक या दो क्वेश्चन तो परिभाषाओं से। तो परिभाषा तो भाई देखो, मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे तो कभी याद नहीं हुई है। कोई तुक से बहुत सारी परिभाषा हम याद कर लेते हैं, तो तुक वाली बात होती है, ऐसा किसी को भी याद नहीं होती है बेटा। विपणन में क्रय विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो किसने कहा है? ये पायले ने कहा है, ठीक है। विपणन क्षेत्र में सम्मिलित है। विपणन क्षेत्र में सम्मिलित है एक उत्पाद, एक सेवा, एक व्यक्ति या एक स्थान, एक विचार या एक अनुभव, उपयुक्त सभी। विपणन के क्षेत्र में सब कुछ है, एक उत्पाद अथवा एक सेवा, एक व्यक्ति अथवा एक स्थान, एक विचार और एक अनुभव, उपयुक्त सभी, ठीक है। बहुलक और माध्यांक हैं। बहुलक और माध्यांक हैं यानी कि मध्य का है। ग्रहित माध्य, प्रगतिशील माध्य, प्रभाग्य माध्य और स्थितिमक औसत। तो ये इसका आंसर क्या है? स्थितिमक औसत, ठीक है। तो पोजीशन वाले एवरेज है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी इतना मतलब कहते हैं ना कि पता नहीं इसको भी लगा हुआ है कि आप चाहे सेट का पेपर देख लीजिए, उसमें भी ये बहुत बार आए हुए क्वेश्चन हैं नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद है, कार्बनिक खेती के लिए किन उपायों का सुझाव दिया गया है? कार्बनिक खेती के लिए किन उपायों का सुझाव दिया गया है? जैविक खाद का प्रयोग, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, शुष्क खेती या उपयुक्त सभी। जैविक खाद का प्रयोग। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि की वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि की वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी नहीं है, ठीक है। आर्थिक सुधारों में 1991 की आवश्यकता थी।
आर्थिक सुधारों में 1991 में आवश्यकता थी संसाधनों के अपव्यय को रोकने के लिए, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, अनावश्यक और कठोर नीति और नियमों को हटाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो आंसर इसका जो आएगा वो आएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि 1991 में बहुत ही ज़्यादा हम घाटे में जा रहे थे। तो संसाधनों के अपव्यय को रोकने के लिए, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए और अनावश्यक और कठोर नियमों और को हटाने के लिए। तो इसको भी आप बिल्कुल टिक कर लीजिए कि ये भी हर बार आने वाले चांस है इसमें से भी। आर्थिक सुधारों में कौन से तत्व को शामिल नहीं किया गया? आर्थिक सुधारों में कौन से तत्व को शामिल नहीं किया गया? राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। तो किसको? राष्ट्रीयकरण। तो ये क्वेश्चन भी आप देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में तो 2 नंबर वैसे ही बन जाते हैं आराम से, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। सूचकांक की आदर्श विधि है। सूचकांक की आदर्श विधि कौन सी है? फिशर की विधि है। नॉर्मल क्वेश्चन है, जिसने भी आपने सूचकांक का चैप्टर जब पढ़ोगे तो उसमें आराम से क्लियर हो जाएगा। पूंजी बाजार का संगठित क्षेत्र डैश के द्वारा नियंत्रित होता है। पूंजी बाजार का संगठित क्षेत्र डैश के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा? भारत का प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी। सेबी के द्वारा पूंजी बाजार का क्षेत्र नियंत्रित होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं कौन सी है? कृषि प्रधान है, जनसंख्या विस्फोट है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, डी उपयुक्त सभी। तो आंसर है इसका उपयुक्त सभी। ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेटा। भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं अच्छा बता सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है? कृषि प्रधान है, जनसंख्या विस्फोट है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, उपयुक्त सभी। कुछ क्वेश्चन तो यदि आपको भी नहीं पता हो ना कि हमने पढ़े हैं नहीं पढ़े, कुछ क्वेश्चन तो मैं कहती हूँ कॉमन सेंस से भी हो जाते हैं वहाँ जाके। ठीक है, बस लेकिन पता है क्या है बात है कि अपने आप को पॉजिटिव सोच, अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपको वहाँ पे कायम रखनी है और इसके अलावा कुछ नहीं रखना। ठीक है, विदेशी बाजार में किस मद का अधिकतम मूल्य में आयात होता है? विदेशी बाजार व्यापार में किस मद का अधिकतम मूल्य में आयात होता है? यंत्र समूह उपकरण, सोना, खनिज तेल, तकनीकी ज्ञान। तो आंसर है इसका खनिज तेल। भारत में विदेशी व्यापार नीति किस उद्देश्य से प्रेरित है? भारत में विदेशी व्यापार नीति निर्यात वृद्धि करना, आयात नहीं, विकास के साथ निर्यात उन्मुख होनी चाहिए। विकास के साथ निर्यात उन्मुख। अब सुनो, भारत के विदेशी व्यापार नीति किस उद्देश्य के साथ? निर्यात में वृद्धि करना, ये तो आपको भी पता है, वही विदेशी व्यापार नीति इसी उद्देश्य में है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या होता है कि हमें यहाँ पे ऑप्शंस को देखना होता है। ऑप्शन जिसका अच्छा हमें उसके साथ जाना है। विकास के साथ निर्यातोन्मुख। निर्यात संवर्धन के सरकारी प्रयास हो सकते हैं। निर्यात संवर्धन के सरकारी प्रयास हो सकते हैं। जांच समितियों की नियुक्ति, निर्यात संवर्धन संस्थाओं की स्थापना, निर्यात प्रोत्साहन और संवर्धन योजना या उपरोक्त सभी। निर्यात संवर्धन के सरकारी प्रयास, जांच समितियों की नियुक्ति, निर्यात संवर्धन संस्थाओं की स्थापना, निर्यात प्रोत्साहन एवं संवर्धन योजनाएं, उपरोक्त सभी। तो आंसर है इसका उपरोक्त सभी। भारत में वर्तमान निर्यात आयात नीति की घोषणा की गई है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसको तो जो इस साल का बनता है वही आएगा। उस टाइम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015। तो ये जो हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित मॉडल्स कहलाते हैं। सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर आधारित मॉडल्स क्या कहलाते हैं? मात्रात्मक मॉडल्स। कौन से? मात्रात्मक मॉडल्स। राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय साधन लागत पर, सकल राष्ट्रीय आय साधन लागत पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। एक खुली अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। एक खुली अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद प्लस निर्यात माइनस आयात। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद जो आपने प्रोडक्शन करा है प्लस निर्यात, उसमें से आयात को आप लेस कर दीजिए। ठीक है, केंद्रीय बजट में शामिल है। केंद्रीय बजट में क्या शामिल है? राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, राजकोषीय घाटा या उपरोक्त सभी। तो आंसर है इसका उपरोक्त सभी। केंद्रीय बजट में क्या क्या शामिल है? राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, राजकोषीय घाटा, उपरोक्त सभी। इसके बाद
केंद्र व राज्यों में करों से होने वाली आय का अनुभाजन और वितरण के आधार का निर्धारण डैश के द्वारा किया जाता है। केंद्र और राज्य में करों से होने वाली आय का अनुभाजन एवं वितरण के आधार का निर्धारण डैश के आधार पर किया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा। निर्यात संवर्धन के लिए वित्त व्यवस्था हेतु कौन सा बैंक स्थापित किया गया है? निर्यात संवर्धन के लिए वित्त की व्यवस्था हेतु कौन सा बैंक स्थापित किया गया है? निर्यात आयात बैंक। ये तो बच्चे कोई भी इसका आंसर दे सकता है, कितना इजी सा आंसर था। कौन एलडीसी की घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास और दृढ़ता में सहायक होता है, सहायता करता है? कौन एलडीसी की घरेलू अर्थव्यवस्था में कौन करता है? आर्थिक सुधार। कौन एलडीसी की घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास और दृढ़ता में सहायता करता है? आर्थिक सुधार। और लास्ट है इसके बाद कुल निजी उपभोग, सरकारी उपभोग, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात का योग है। कुल निजी उपभोग, सरकारी उपभोग, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात का योग है, तो वो कौन सा है? ये है आपका व्यय पद्धति। और कौन सी मार्शल की परिभाषा उत्पाद पद्धति के संबंध में आलोचना है? कौन सी मार्शल की परिभाषा उत्पाद पद्धति के संबंध में की आलोचना है? कौन सी है? गणना करने में कठिनाई, तुलना करने में कठिनाई, या बार्टर सिस्टम में स्वयं के उपभोग में कठिनाई, उपरोक्त सभी तो गणना करने में कठिनाई। तो एक चीज़ आप नोट कीजिए, अब आप देखिए राष्ट्रीय आय वाला जो चैप्टर है उसी से कितने सारे एमसीक्यू बनते हैं और कितने सारे क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको पता है क्या पॉइंट ध्यान रखना है, इस तरीके से तैयारी हमें करनी चाहिए। पहले जब तक वैकेंसी नहीं आ रही आप आराम से सारी तैयारी करते जाइए, जब वैकेंसी आ जाए तो उस टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहले आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए कि भाई किस में ज़्यादा। और एक और बात भाई, कई बार क्या होता है एक या दो क्वेश्चंस में जिसमें आते हैं तो हम उससे भी रह जाते हैं। तो करना आपको सब कुछ है, कुछ नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि वहाँ जाके हो सकता है हमें कितना याद आए कितना नहीं आए ये भी। लेकिन पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव सोच, आपका वहाँ पे बैठने की स्थिति, इस सब का भी बहुत बहुत निर्भर करता है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।